कटेंगे तो कटेंगे। राम कृष्ण की जय कहना होगा। मियां मुसलमान मनुष्य गुटा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह सलाह थी या चेतावनी, इसका आकलन अपने अपने सियासी झुकाव के अनुसार होता रहेगा। लेकिन सीधी सी बात यह है कि धर्म पर आधारित राजनीति और जाति पर आधारित राजनीति के बीच की रस्साकशी देश की सियासत में पहली बार नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने अब ऐसा कहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इसके जरिए जातियों में बढ़ते वोट बैंक को बीजेपी रोक पाएगी या जाति गणना का मुद्दा विपक्ष को मजबूत कर रहा है? कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नेक रहेंगे। सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर सत्ता है। जिन्ना की आत्मा घुस गई है। टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। सियासत के संयोगों की विवशता है या राजनीति का रणनीतिक प्रयोग? योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरस रहे हैं। उनके बयानों में राष्ट्रवाद के तीर पर हिंदुत्व की पैनी नोक है और हिंदुत्व की पैनी नोक के निशाने पर विपक्ष की जातिवादी राजनीति का चक्रव्यूह। तीर बांग्लादेश की तरफ, लेकिन निशाना हिंदुत्व पर। कटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। तीर जिन्ना की आत्मा पर, लेकिन निशाना राष्ट्रवाद पर। ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। तीर नवाब ब्रांड पर, लेकिन निशाना दंगों की मानसिकता पर। ये नवाब ब्रांड कांग्रेस किसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। योगी के हमलों पर विपक्ष भी हमलावर है। एक एक बयान के मायने तलाशे जा रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली तक की राजनीति के समीकरण साधे जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हार का सदमा सहन नहीं कर पा रहे और जब से हारे हैं वो, तब से उनके स्टेटमेंट देख लीजिए आप। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। खुद वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में इलेक्शंस रिग होते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनस्टेबल है?
योगी आदित्यनाथ यूपी के हर जिले का दौरा कर रहे हैं और हर दौरे के साथ हार्डकोर हिंदुत्व की मशाल को और धधका रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या ये 80 बनाम 20 के नारे को फिर से जिंदा करने की कोशिश है या जातियों के गोंद से चिपके वोटर्स को वापस धर्म के गोले में लाने की कवायद है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के बयानों को 10 सीटों के उपचुनावों की राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन बात सिर्फ यूपी तक नहीं बल्कि बीजेपी की आगे की वैचारिक रणनीति की दिख रही है। तभी तो असम में हेमंत मियां मुसलमान पर आक्रामक है। असम में ही विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए ब्रेक खत्म कर दिया गया है। तमे आपनालोके गुटे अসমखन लबई ताने आपनालोके मिया मुसलमान मानुखिनिये गुटे असम लबई आमिओ लब निदिउ হৈ গল आमिओ लब निदिउ आपनालोके আজি হাউছত কলে যে আমি লমে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও। शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। मध्य प्रदेश में मोहन के सुर तीखे हैं। सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा, इनके बाहर कुछ नहीं है। बांग्लादेश पर प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक रूप से सधे बयान दिए, लेकिन जिस तरह बार बार हिंदुओं की प्रताड़ना और पीड़ा का जिक्र किया, बीजेपी की मौजूदा राजनीति उसी का विस्तार है। विपक्ष बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति पर आक्रामक है, बीजेपी विपक्ष की जातिवादी राजनीति पर उग्र है। विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जातियों के मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेर रही है। जैसे हाल ही में यूपीएससी में लैटरल एंट्री को लेकर दबाव बनाया, केंद्र की मोदी सरकार को वो फैसला वापस लेना पड़ा। बीजेपी जातियों के मुद्दे पर लगातार बैकफुट पर है। ऐसे में बीजेपी अपने कोर हिंदुत्व के एजेंडे पर चलकर वापसी क्या कर पाएगी? बीजेपी के सामने कई पुराने उदाहरण हैं। क्यों लौटे योगी आदित्यनाथ के पुराने तेवर? क्यों हिंदुत्व के मुद्दे पर फायर है योगी आदित्यनाथ? क्या विपक्ष की जातियों में बांटने की राजनीति का जोड़ है हिंदुत्व? जो कहा जाता था कि हम जाति विहीन समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम उन जातीय खांचों को और ताकतवर बना रहे हैं, तो हम देश को बर्बाद कर रहे हैं या देश को हम संगठित कर रहे हैं? मुझे लगता है ये सारी पार्टियां जो हैं, जितने भी जातिवादी पार्टियां हैं या जाति के लिए, चाहे वो राहुल गांधी के ने, ये विदेशी हाथों में खेल रहे हैं, विदेशी एजेंडे को इस देश में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और विपक्ष की राजनीति आज जिस जगह आ खड़ी हुई है और क्यों बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रही है, उसे समझ लेते हैं। देश में 79.8% हिंदू हैं और 14.2% मुसलमान। अब जब योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं, तो उनका अर्थ है कि जो 79.8% हिंदू हैं वो एकजुट रहे। अब देश की दूसरी तस्वीर देखिए। देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 52% ओबीसी है। 2007 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अनुसार ओबीसी की संख्या 40.94% है। सेंसस 2011 के अनुसार एससी की संख्या 16.6% है और एसटी आबादी 8.6% है। विपक्ष चाहता है कि ये सभी जातियां अपनी अपनी पहचान के साथ रहें और उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण और दूसरे संसाधन बांटे जाएं। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया। अब आपको प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। देखिए, बीजेपी होशियारी न करे और वो लोग
जो कास्ट सेंसस पे होशियारी कर रहे हैं उन्हें होशियारी नहीं करनी चाहिए। कास्ट सेंसस मीन्स कास्ट सेंसस कि जातियों की गिनती हो और गिनती के आधार पर सबका हक और सम्मान सबको मिले। अब अगर पूरे देश की राजनीति को वैचारिक तौर पर समझा जाए तो ये समझ में आता है कि 90 के दशक के नारों और राजनीति की पुनरावृत्ति हो रही है। उस समय बीजेपी का नारा था, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और तब जातियों की राजनीति करने वाले नेता नारे लगाते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब सवाल ये उठता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली राजनीति तक आ पहुंची बीजेपी वापस हिंदुत्व की राजनीति पर लौटने के लिए क्यों मजबूर है? 2019 में बीजेपी को ओबीसी के 72% वोट मिले, जबकि 2024 में 59%। 2019 में बीजेपी को दलितों के 48% वोट मिले, जबकि 2024 में सिर्फ 29%। बीजेपी की सीटें यूपी में घटकर सिर्फ 33 रह गईं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी की हार की समीक्षा रिपोर्ट में माना गया कि विपक्ष ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ जो प्रचार किया, बीजेपी जनता को उसके जवाब में समझा नहीं पाई। विपक्ष ने तब बीजेपी पर संविधान बदलने से लेकर आरक्षण खत्म करने के आरोप लगाए। विश्लेषकों का विचार रहा कि विपक्ष के इसी आक्रामक प्रचार के चलते ओबीसी दलित वोटर का बड़ा हिस्सा बीजेपी से छिटक गया। कुर्मी कोयरी वोट 19% घटे, अन्य ओबीसी वोट 15% घटे, यादव वोट 5% घटे, गैर जाटव दलित वोट 20% घटे। 2019 के मुकाबले बीजेपी 2024 में 29 सीटें हार गई। विपक्ष अब जातिगत जनगणना की तलवार लेकर बीजेपी पर फिर से कठोर प्रहार कर रहा है। बीजेपी हिंदू वोटों में बिखराव रोकने के लिए पूरी जान लड़ा रही है, क्योंकि हिंदू वोटों की एकजुटता ही बीजेपी की जीत की गारंटी है। सामने 10 सीटों के उपचुनाव हैं। चुनावों में विकास के ऊपर जातियां हावी होती हैं, लेकिन जातियों के ऊपर हिंदुत्व की राजनीति का प्रयोग बीजेपी के लिए पहले भी सफल रहा है। इस बार भी उम्मीद उसे उसी से है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू एकजुटता का नया नारा जो दिया है, ये केवल एक दिन का नारा नहीं था। वो विरोधियों पर तुष्टीकरण से लेकर विभाजनकारी सोच तक के लिए लगातार आक्रामक है। काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुओं की एकता का आह्वान है तो विरोधियों को जिन्ना के नाम पर लानत भी। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है, और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, और इसीलिए अंतिम समय पे घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही बात आज ये लोग कर रहे हैं। हिंदू एकता की जरूरत को समझाते हुए जब योगी विपक्ष पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हैं, तो तुष्टीकरण के कटघरे में भी नेताओं को खड़ा करते हैं। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ को खूब घेरा। अब जब योगी आक्रामक हैं, तो फ्रंट फुट पर हिंदू एकजुटता की पिच पर खेलना शुरू कर चुके हैं। बटे हुए वोटों का नुकसान आगे न हो, योगी मानो इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जिस रोज उन्होंने पहली बार ये बात कही, वो दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का था, और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पूजन के बाद उन्होंने ये बात कही। क्या ये केवल संयोग माना जाए? योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह मथुरा पहुंचे, जन्मस्थली पर पूजा अर्चना की, और फिर वहां से आगरा पहुंचे तो एक एक करके हिंदू अस्मिता से जुड़े बयान दिए।
दुष्ट औरंगजेब का इस आगरा से भी संबंध था और इसी आगरा में हिंदवी पद बादशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। इसी कड़ी में बांग्लादेश के बहाने हिंदू एकता का आह्वान भी कर गए। बांग्लादेश में हिंसा और सत्ता परिवर्तन के बाद इस बार जन्माष्टमी फीकी रही। कट्टरपंथियों के डर से कई मंदिरों में जन्माष्टमी मनाई नहीं गई। योगी आदित्यनाथ ने ज्यों ही बयान दिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बयान दे डाला। रहीम, रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं, लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा, इनके बाहर कुछ नहीं है। बीजेपी का हिंदुत्व कभी सॉफ्ट नहीं रहा, पर सबका साथ सबका विकास का नारा भी पार्टी देती आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। ये नारा और आगे बढ़ा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तक पहुंचा। लेकिन इस बीच बीजेपी शासित राज्यों में हिंदुत्व की मशाल तेजी से जलती रही और इसी कड़ी में नाम आता है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का। মিয়া মুসলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই, আমিও ল'ব নিদিওঁ, হৈ গ'ল। एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और ऊपरी असम में कानून व्यवस्था को लेकर असम विधानसभा में बहस चल रही थी। कांग्रेस और AIUDF के स्थगन प्रस्ताव पर हिमंता को इतना गुस्सा आया कि सदन में सब सख्ते में आ गए। মিয়া মুসলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই। मियां मुस्लिम, मियां भूमि, आखिर इन शब्दों के इस्तेमाल के पीछे हिमंता की राजनीति क्या है? क्यों हिंदू हितों की बात पर वो बीजेपी के किसी भी नेता से अधिक आक्रामक दिखते हैं? प्रथमते गाँवत एजन मानुह सोमाई लब, दुजन मानुह सोमाई लब, तार पिছত तेओलोके कब नालागे जे ताते गो भक्षण आरम्भ हय। लाहे लाहे आमार मानुहबिलाक नामघरत जोৱা मानुह, धर्मत जोৱা मानुह, घरत आलोचना आरम्भ हय जे यात केनेके थाकू। हिमंता ने खुलकर सरकारी पैसे से चलने वाले मदरसों को बंद करने की वकालत की। NRC और CAA पर खुलकर बयान दिए। गुवाहाटी में बाढ़ के लिए बाढ़ जिहाद, सब्जियों में कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल पर उर्वरक जिहाद, लव जिहाद और भूमि जिहाद जैसे आरोपों से वो कभी झिझके नहीं। सारा देश में हमारा चिंता है कि मदरसा को बंद करना चाहिए। हमें कोई मुसलमान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर बनो, मुल्ला मत बनो। और गहलोत जी क्या कर रहा है? 60,000 मदरसा बनाने के लिए सरकारी जमीन दे चुका है। आप लोग सोचिए राजस्थान का भविष्य का बारे में। 60,000 मदरसा में अगर 50 मुल्ला हर साल होगा तो 60,000 मदरसा से 35,000 मुल्ला हर साल जन्म लेगा। हिमंता सरकार अब डेमोग्राफी चेंज की बात उठाकर श्वेत पत्र लाने की बात कह रही है। इसके पीछे उनकी सरकार तेजी से बढ़ती घुसपैठियों की मुस्लिम आबादी को जिम्मेदार ठहराती है। साल 1951 में असम में हिंदू 87% थे और मुसलमान 12%। साल 2021 में हिंदू 59% है और मुस्लिम आबादी 40% हो चुकी है। सरकार का दावा है कि 28,000 पोलिंग बूथ्स में से 19,000 बूथों की जनसांख्यिकी बदल चुकी है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है।
हिमंता के तेवर और तरीकों पर विपक्ष आग बबूला है। विपक्ष का मानना है कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे बयान दे रही है। असम के जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। विपक्ष के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय मुद्दों में भी जब हिंदुत्व की बात आती है तो हिमंता खुलकर बोलते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने पहले ही भाषण में हिंदुओं का विरोध किया है। वो विरोधी पक्ष के नेता नहीं बल्कि हिंदू विरोधी पक्ष के नेता हैं। उन्हें कौन इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है कि वो सनातनियों को भला बुरा कहें? राहुल गांधी को हिंदू समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। हिमंता 2015 में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे और ये माना जाता है कि उनके कारण ही बीजेपी की पूर्वोत्तर राज्यों में पकड़ मजबूत हुई। हिंदुत्व की राजनीति हिमंता के लिए पुरानी है, लेकिन उनके जो तेवर अब हैं वो पहले से भी अधिक तीखे हैं। बीजेपी हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और विपक्ष लगातार जाति जनगणना के मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है। विपक्ष जाति गणना के पीछे आंकड़ों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक वंचितों तक पहुंचाने का तर्क देता है और दावा करता है कि इस मुद्दे पर बीजेपी को यू टर्न लेना होगा। क्या आप अल्पसंख्यकों के विरोधी है क्या? समाज को बांट रहे हैं, जाति विस्मरण कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। आप इस देश के 140 करोड़ लोगों की जाति पूछने में 140 करोड़ लोगों को गाली नहीं दे रहे। अनुसूचित जनजाति समाज का अपमान, ये नई सोच माइनॉरिटी के पीठ में भी चूरा भोंकने वाली सोच है। जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी संभल कर बोल रही है और विपक्ष के खेमे में जाति जनगणना की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यहां तक कि एनडीए के कुछ साथियों के सुर भी इस मामले में विपक्ष के साथ हैं। नीतीश कुमार और जनता दलियों इस जातिगत जनगणना का जन्मदाता भी है, पक्षधर भी है, और सबसे पहले हम ही ने कराई है। बिहार में जाति आधारित जनगणना हो ही चुकी है और बाकी राज्यों में जहां पर इनकी चिंता है, तो जिस गठबंधन का ये हिस्सा है, क्यों नहीं उन गठबंधन की सरकारें जहां जहां पर हैं वहां पर जाति आधारित जनगणना कराई जाती है। अपनों से मिल रही चुनौतियों के चलते बीजेपी के लिए जाति जनगणना का सवाल लगातार बड़ा हो रहा है। वैसे राजनीतिक रूप से देखा जाए तो जातिगत जनगणना के ब्रह्मास्त्र से विपक्ष ने कम से कम यूपी जैसे बड़े राज्य में बीजेपी को अच्छी खासी चोट पहुंचाई है। बीजेपी के समग्र हिंदुत्व के सामने विपक्ष ने जाति जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दे रखे और बीजेपी को दलित ओबीसी वोटों का खासा नुकसान हुआ। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी अकेले यूपी में ही इतना पिछड़ गई कि बहुमत का आंकड़ा पीछे छूट गया। राजनीतिक तौर पर यह माना जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व के छाते के नीचे जातियों की गोलबंदी करके सत्ता पर काबिज होती है। अगर जाति जनगणना हुई तो जातियों की नए सिरे से पहचान स्थापित होगी और बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी है, आरक्षण विरोधी व्यक्ति है और ये होने नहीं दे रहे। किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी पार्टी और हमारे लोग इस जो आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया इसको शेड्यूल लाइन में हम लोग डालेंगे, डलवाएंगे और भारत सरकार प्रधानमंत्री को घुटने टिकवाने का काम करे। लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं, ये दूसरों को मूर्ख बनावे, गरीबों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। मूर्ख नहीं जानती है लोग,
ये यादव का वोट लेते हैं, यादव के विरोध में काम करते हैं। सवाल उठता है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक है या इसका सामाजिक असर भी है। क्या जातिगत जनगणना देश के सामाजिक ढांचे को छिन्न भिन्न कर सकती है और क्या जातिगत जनगणना से हिंदू बढ़ जाएंगे? हमारे संविधान का माखौल ना उड़े, इसको मजाक ना बनाया जाए। देश का संविधान आरक्षण या लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी बखूबी जानते हैं, देश को यदि सही मायने में खतरा है तो इन बेबुनियाद बयानबाजी से जो सीधी सादी भोली भाली अनभिज्ञ जनता को बरगलाने का प्रयास करती है। दरअसल हिंदुओं में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी समाज की है और सारा झगड़ा इसी समाज के वोट बैंक को लेकर है जो आरक्षण की धुरी पर नाचता है। 1951 से देश में SC/ST का डेटा जनगणना में जारी होता है, लेकिन ओबीसी का नहीं होता, जिससे उनकी सही आबादी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 1990 में मंडल आयोग ने ओबीसी को 52% बताया, जो कि 1931 की जाति जनगणना के आधार पर था, क्योंकि उसके बाद ओबीसी समाज के आंकड़े जारी नहीं किए गए और इसी के हिसाब से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की सिफारिश की। अब अगर देखा जाए तो SC/ST को आरक्षण का आधार उनकी निश्चित आबादी है, जबकि ओबीसी वर्ग के आरक्षण का कोई निश्चित आबादी का आधार है ही नहीं। अब अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो अगर जातिगत जनगणना होती है और उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं तो इससे समाज में बदली हुई आबादी के हिसाब से अलग अलग जातियों की तरफ से आरक्षण की मांग उठ सकती है। अगर ओबीसी की संख्या अनुमान से अधिक निकली तो उसके लिए आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग उठेगी। इससे आरक्षण प्राप्त करने वाली जातियों के बीच ही आपसी विवाद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि अगर किसी का आरक्षण बढ़ेगा तो किसी का घटेगा, नहीं तो 50% की तय आरक्षण सीमा टूटेगी और पूरी आरक्षण व्यवस्था चरमरा जाएगी। अगड़ी और पिछड़ी जातियों में नौकरी और संसाधनों पर अधिकार के लिए वर्ग विभेद बढ़ सकता है। जाति जनगणना की मांग राजनीतिक हो या सामाजिक, लेकिन ये देश के बीच एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में जब ये पूछा गया कि क्या देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो 74% जनता ने कहा हाँ होनी चाहिए, जबकि 24% जनता ने ना में जवाब दिया। इंडिया टुडे ने फरवरी 2024 में मूड ऑफ द नेशन सर्वे में यह भी सवाल जनता के सामने रखा था। उस समय 59% लोगों का कहना था कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए और 28% का जवाब था नहीं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि जाति जनगणना की मांग बढ़ रही है। बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व और सनातन के झंडे के नीचे जातिगत व्यवस्था से अलग समाज बनाने की कोशिश में जुटी है। धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। विपक्ष जाति जनगणना के वार से बीजेपी का हिंदुत्व कवच तोड़कर देश की राजनीति को नई दिशा में मोड़ना चाहता है। अभी कुछ दिन बाद यूपी में उपचुनाव होने हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव सामने हैं। हिंदुत्व और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर बहस अभी और तेज होगी। देश की राजनीति का रथ धर्म हाँकेगा या जातियां? ये सवाल बार बार सामने आता है। कुछ कुछ कालखंड में इसका जवाब कभी जातियों की राजनीति के उत्थान में मिलता है तो कभी धर्म की राजनीति के प्रचंड उद्घोष में। अभी कुछ समय पहले तक बीजेपी की हिंदुत्व की पिच पर सारी राजनीतिक पार्टियां मंदिर मंदिर दौड़ लगा रही थीं। एक समय यह है कि बीजेपी विपक्ष के जाति चाल में उलझी दिख रही है। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई और सवाल बयान की गंभीरता पर आकर खत्म हो गया। इसी तरह संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पर चल रही बहस के दौरान भी राहुल गांधी ने इसी तरह बयान दिए थे। इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं,
कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। राजनीतिक तौर पर अगर इस बयान को देखा जाए तो ये उस मुद्दे पर था जिस पर कभी कांग्रेस लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के विरोध के चलते महिला बिल पास नहीं करा सकी थी। इस बार उसी मुद्दे पर कांग्रेस ने आरक्षण में ओबीसी का मुद्दा शामिल कराकर बीजेपी को परेशानी में डाल दिया। कांग्रेस जिस तरह धीरे धीरे बीजेपी के सामने चुनौतियां बढ़ा रही है, दरअसल उसमें राजनीति की गंभीरता छुपी है। 2018 और 2024 की दो तस्वीरें बीजेपी को ये बताने के लिए काफी हैं कि जातियों के जिस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी की घेराबंदी हल्के हल्के कर रही है, उसमें रामविलास पासवान से लेकर चिराग पासवान तक कुछ बदला नहीं है। जब तक दलित की बात पिछड़ा नहीं करेगा, पिछड़ा की बात ऊंची जाति का लोग नहीं करेगा, ऊंची जाति की बात पिछड़ी जाति का लोग नहीं करेगा, हिंदू की बात मुसलमान नहीं करेगा, मुसलमान की बात हिंदू नहीं करेगा, तब तक देश एक नहीं हो सकता है। जातीय जनगणना आप यहाँ पे करा ही चुके हैं। आरक्षण को लेकर जितनी बातें थी, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट तौर से कह चुके हैं कि आरक्षण के जो प्रावधान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाए थे, उन प्रावधानों के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कांग्रेस कभी बजट का हलवा तो कभी मिस इंडिया के बहाने लगातार ओबीसी और पिछड़ों की बात उठा रही है। ये सुनने में हास्यास्पद भले लगे, लेकिन उस वर्ग तक ये बात पहुंच जाती है कि इन जगहों पर भी उनकी भागीदारी क्यों नहीं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में धारा 370 का मुद्दा उठाकर राष्ट्रवाद की बयार बहानी चाहिए। राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर धार्मिक ज्वाल की उम्मीद की, लेकिन विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने का जो आरोप बीजेपी पर लगाया, उसने नतीजे बदल दिए। संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। ये ठीक वैसे था जैसे 2015 में मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा के बयान ने बिहार में बीजेपी को परास्त कर दिया, और 2024 में विपक्ष के आरक्षण और संविधान नैरेटिव ने यूपी में बीजेपी को 33 सीटों पर समेट दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में कुछ बीजेपी नेताओं ने संविधान और आरक्षण पर बयान दिए। अखिलेश ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के पीडीए गठबंधन के आधार पर बीजेपी के संविधान विरोधी होने की भावना को पिछड़ों और दलितों तक पहुंचाया और अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी होशियारी न करे, और वो लोग जो कास्ट सेंसस पे होशियारी कर रहे हैं, उन्हें होशियारी नहीं करनी चाहिए। कास्ट सेंसस मीन्स कास्ट सेंसस, कि जातियों की गिनती हो और गिनती के आधार पर सबका हक और सम्मान सबको मिले। ये कोई मांग हमारी अकेली नहीं है, पूरे पीडीए परिवार की मांग है। तो जो स्टैंड पहले दिन लिया समाजवादियों ने, और मुझे याद है लोकसभा के अंदर नेताजी थे, शरद यादव जी थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, और दक्षिण भारत के सभी नेता हैं जिन्होंने एक समय लोकसभा में खड़े होकर के कास्ट सेंसस की मांग की थी। 2024 के चुनाव से पहले तक बीजेपी हिंदुत्व की गोलबंदी करके आगे बढ़ रही थी और विपक्ष के बीच ज्यादा हिंदू दिखने की होड़ लगी रहती थी। विपक्ष के नेता मंदिर मंदिर जाते थे, गोत्र से लेकर जनेऊ तक का जिक्र होता था, तिलक से लेकर पूजा उपवास तक मुद्दे बनते थे। लेकिन अब तस्वीर बदली हुई दिख रही है। विपक्ष आरक्षण के मुद्दे पर घेरता है तो केंद्र सरकार यूपीएससी लेटरल एंट्री पर रोक लगा देती है। SC/ST में क्रीमी लेयर के फैसले पर सरकार घिरने लगी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग दिखने लगी। बार बार जातियों के मुद्दे पर सफाई की मुद्रा में आती बीजेपी ने नए सिरे से आक्रामक हिंदुत्व की तरफ रुख किया है। लेकिन जातियों की राजनीति है कि जाति नहीं। फिलहाल जातियों की पिच पर विपक्ष खुलकर खेल रहा है और बीजेपी डिफेंसिव दिख रही है। देश में जो जाति बनाम धर्म की राजनीति की सुगबुगाहट आप देख रहे हैं, उसे पूरी तरीके से समझने के लिए आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी नजर डालने की आवश्यकता है।
इन तीनों ही राज्यों में जाति और धार्मिक ध्रुवीकरण का राजनीतिक असर देखने को मिलता है। विपक्षी पार्टियां जातियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर जोर दे रही हैं। ऐसे में क्या हिंदुत्व की संजीवनी बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकती है? हरियाणा में जाट वर्सेस गैर जाट हमेशा से एक मुद्दा रहता है। बीजेपी अगर हिंदुत्व के गोंद से हिंदू वोटर्स को एकजुट रख पाई तो जातिगत विभाजन से ऊपर एक हिंदू वोट बैंक मिल सकता है। हालांकि हरियाणा चुनाव में किसान, पहलवान और अग्निवीर का मुद्दा भी अहम रह सकता है और ये मुद्दे किसी भी जाति या हिंदुत्व की राजनीति पर भारी पड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में मराठा और गैर मराठा समुदायों के बीच विभाजन रहता है। इस बार शिवसेना 2 धड़ों में बटी है तो मराठा और ओबीसी वोट बैंक भी बटा है। हिंदू एकजुटता के बैनर तले बीजेपी मराठा और ओबीसी वोट बैंक को साध सकी तो चुनौतियां कम हो सकती हैं। लेकिन मराठा आरक्षण और दलितों के मुद्दे भी चुनाव के नतीजे तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। झारखंड में आदिवासी और गैर आदिवासी आबादी का मिश्रण है। यहाँ हिंदू एकजुटता की कोशिशें चुनौतियों भरी रह सकती हैं, लेकिन गैर आदिवासी हिंदुओं के बीच समर्थन को बढ़ा भी सकती हैं। चंपई सोरेन जैसे बड़े आदिवासी नेता का बीजेपी में आना इसी एकजुटता की एक कोशिश समझी जा सकती है। झारखंड को भी विकास और बांग्लादेश घूसपैठिया को निश्चित रूप से रुकेगा। पार्टी में रूल क्या रहेगा? वो पार्टी तय करेगा हमको किस तरह का काम देते हैं, उस तरह से हम ईमानदारी के पूर्वक काम करेंगे। झारखंड में हमेशा से जल, जंगल और जमीन के मुद्दे भी हावी रहते हैं। विपक्ष का जाति मुद्दा हो या बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड, इनके सामने झारखंड के क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा असरकारी रहेंगे। बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? खाली जाति धर्म के नाम पर ये एक ऐसा जहर इनके पास है, जैसे आंख में मिर्चा का पाउडर फेंक देगा तो आंख से मिचमिचाने लगता है, वैसे जाति धर्म का आपके भावना का तार को ऐसे छेड़ता है कि लोग एक दूसरे को खून के प्यासे होने लगते हैं। इसको समझिए, इनके इस बहकावे को आप एक बार नजरअंदाज करके देखिए। जहां कोई आदमी नहीं लड़ता है वहां पर इनकी राजनीतिक रोटी कभी नहीं पकती। जहां लोग लड़ते हैं वहीं इनका राजनीतिक रोटी पकता है। बीजेपी अगर तीनों राज्यों में हिंदू एकजुटता के प्रयासों में कामयाब रह सकी तो इसका बड़ा फायदा उसे धार्मिक ध्रुवीकरण के तौर पर मिल सकता है। धार्मिक ध्रुवीकरण की सूरत में बीजेपी को जातियों के जाल को सुलझाना आसान हो सकता है, लेकिन यह भी एक सच है कि हर राज्य में उसे स्थानीय मुद्दों पर भी कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि देश की राजनीति इस समय 2 तुलाओं पर तुल रही है। एक तरफ जातियां हैं और दूसरी तरफ धर्म। जो पलड़ा भारी रहेगा, राजनीति उसी तरफ झुक जाएगी। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। कटेंगे तो कटेंगे,